तमाम हजरात का पर्शियन लेक्चर सीरीज़ के 31वें लेक्चर में खैर मकदम है। और आज के लेक्चर के लिए बख्श फ़ारसी लिखानशका दही ने मदऊ किया है फ़ारसी और संस्कृत के मुश्तरका स्कॉलर, जिनका नाम डॉक्टर बलराम शुक्ला है और जिनकी शख्सियत से आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर बलराम शुक्ला का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। बख्श फ़ारसी लिखानशका दिल्ली के रईस प्रोफेसर राजेंद्र कुमार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनके खिदमत में एक गुलदस्ता भेंट करें। जलसे की सदारत के लिए प्रोफेसर अली मशरफ खान साबिक सदर शोबा फ़ारसी का भी खैर मकदम करता हूँ। अब डॉक्टर शुक्ला के बारे में तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मैं मदऊ करूँगा प्रोफेसर अली जी, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सदर शोबा फ़ारसी सर। पढ़ा भी सुना। बेहतर है कि इस निशस्त में फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी हम सब जुबानों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और आप सभी का इस निशस्त में खैर मकदम है। आप जैसे कि जियाउर रहमान साहब ने फरमाया कि हमारे आज के जो सुमरवान हैं डॉक्टर बलराम शुक्ला हैं, आप सभी से आशना है। मुझे याद है कि आज से 7 साल या 8 साल पहले जब मैं पहली बार सर्टिफिकेट की क्लास में पढ़ाया करता तो मैं यहाँ आया था, बलराम शुक्ला जी इसी पे एज ए सर्टिफिकेट स्कूल की हैसियत हम बैठे हुए थे। तो इनसे परिचय हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें बताया कि मैं हिंदू कॉलेज में संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा इनसे पहला परिचय था। तो उसके बाद जैसे जैसे हम क्लास पढ़ाते गए, अलीम साहब भी सर्टिफिकेट में मेरे साथ ही पढ़ाया करते थे। तो जैसे जैसे हम इनसे आगे पढ़ाते गए और धीरे धीरे इनकी जो जिसको क्या बोलते हैं इस्तेदाद हम कहते हैं, जो इनका टैलेंट है वो धीरे धीरे हम फास्ट होना शुरू कि ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है हमारे। तो उसी का नतीजा आज हमारे सामने कि जो हमारे तालिब इल्म थे आज भी तालिब इल्म हैं। हम मेरे ख्याल से जितने भी हमारे टीचर हैं सभी ने इन्हें पढ़ाया है। और ये हमारे लिए और फारसी शोबे के लिए फख्र की बात है कि हमारा जो तालिब इल्म था आज हमारे सामने वो एक लेक्चर हम लोगों के लिए दे रहा है। संस्कृत और पर्शियन के अंदर मोर्फोलॉजिकल क्या सिमिलैरिटीज हैं, इनमें क्या शबाहत है उसके लिए देखिए, क्योंकि संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। हम संस्कृत नहीं जानते, तो आज हमें बताएंगे उनमें कितनी शबाहत हैं संस्कृत और फारसी के अंदर। और उसके बाद देखिए इनकी जो ये कितने इनका व्यक्तित्व मतलब ऊंचा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आशना करवाना चाहूंगा। देखिए इन्होंने एमए पर्शियन में और एमए संस्कृत में दोनों जबान में गोल्ड मेडलिस्ट। इसके लिए और हिंदू कॉलेज से इन्होंने अपना हिंदू कॉलेज से इन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपना कैरियर शुरू किया। मुझे याद है कि जब ये वहां पढ़ाया करते थे, यहाँ से मैं इनसे कहता कि यार शोबे में क्यों नहीं आते, तो कुछ मैंने इनको मतलब इल्हाम करता था, कुछ इन्होंने किया। तो यानी ऐसा हुआ कि यहाँ पर आजकल डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में यहाँ पे एज ए एसोसिएट प्रोफेसर हैं एक्चुअली। और ये संस्कृत और फारसी दोनों जबानों में शायर हैं, देखिए। और जिस बहर में अगर फारसी के अंदर कोई बहर है, उसी बहर में संस्कृत में फिलबदी शेर कह सकते हैं। तो ये भी इनका एक अलग व्यक्तित्व है। इसी तरह से इनकी जो है संस्कृत में 3 किताबें हैं। तो बलराम जी मादर के साथ शायद मैं उच्चारण ठीक ना कर पाऊं। एक इनकी किताब है परिवाह कविता पुत्रिका जाते ही, और तीसरी किताब है संस्कृत लघु संदेशा। मैंने ठीक है उच्चारण किया। ये इनके ये कविताओं का संग्रह है संस्कृत में। फिर इन्होंने फारसी में भी कविताओं का संग्रह है, इनकी अपनी रचनाएं हैं।
माफ कीजिएगा तो या शायद हिंदी आदमी पर ज्यादा गालिब हो रही है। तो फारसी की जिनकी किताबें हैं जो मजमू है, इसमें एक है इश्क व आतिश, दूसरा जाफरानो संदल, ये ईरान कल्चर हाउस से छप चुके हैं दोनों। फिर इनकी 3 संस्कृत में जिसको हम शोध पत्र कहते हैं या इनकी जो रिसर्च इनकी किताबें वो छप चुके हैं। 30 से ज्यादा इनके जो है रिसर्च पेपर छप चुके हैं और इन्होंने रूमी की 100 से ज्यादा गजलों का हिंदी में तर्जुमा किया है, वो भी छप चुका है, जिसका नाम है निशब्द नुपुर, नुपुर पाजेब को कहते हैं। और फिर एक है दरवाजे बंद मौसम का आसानी का, उसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। फिर इनको भारत के जो राष्ट्रपति उनकी तरफ से बदरायन व्यास सम्मान से ये सम्मानित हैं। और दूसरा इनको कालिदास सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से भी सम्मानित है। इसके लिए प्लीज इनके लिए बहुत सम्मानित। और इन्होंने ICSSR के 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनका विषय है माइंड मोरालिटी एंड मोटिव्स, लर्निंग एंड इंडियन ट्रेडिशंस एंड इंडो ईरान कोग्निट ग्लोसरी। फिर एक इनका है, ये अभी हाल में शिमला से वापस लौटे हैं, वहां 2 साल तक ये वहां पे मुकीम रहे। ये फेलो ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में काम किया। वहां पे इनका जो मौजू था वो हिंदी में है, प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रायोजक। तो उसका अनुवाद आपको खुद बताएंगे। अब मैं इसी के साथ इन्हें दावत सुखन देता हूँ कि आप आएंगे, प्लीज आप अपना व्याख्यान शुरू करें। मैं व्याख्यान लेक्चर शुरू करें। ऐशम मुदामस्त तज़ला दिल खाह कारन बेकामस्त अल्हम्दुलिल्लाह चतुर्मुख मुखाम भूज वनहंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। फारसी विभाग के मासिक संगोष्ठी के इस अवसर पर उपस्थित विभागाध्यक्ष हमारे गुरुवर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, हमारे उस्ताद प्रोफेसर अलीम अशरफ खान साहब जो कि इसकी सदारत कर रहे हैं, और सामीन में हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा जो डॉक्टर जमीलुर रहमान साहब, डॉक्टर जहान मैडम, हमारे मित्र परम मित्र जो हैं ज़ियाउर रहमान साहब, डॉक्टर मुख्तार और सलीम मलिक साहब, अजमी साहब दिखाई पड़ रहे हैं, और सारे सामीन। मुझे इंतहाई मसर्रत हो रही है, अत्यंतिक प्रसन्नता की बात है कि मुझे इस विभाग में इस व्याख्यान के लिए आप लोगों के साथ कुछ चर्चाएं करने के लिए बुलाया गया। जिस विभाग में मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म की हैसियत से देखता हूँ, जब मैं उस कोने तक रहता हूँ संस्कृत के विभाग में, तो वहाँ भी छात्र और अध्यापक रहता हूँ, लेकिन यहाँ केवल और केवल छात्र की हैसियत से अपने आप को देखता हूँ, केवल एक तालिब इल्म की हैसियत से देखता हूँ। हमारे उस्ताद अली अकबर शाह साहब भी यहाँ हाजिर हैं, इनको भी सलाम पेश करता हूँ। इस विभाग के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और फारसी की जो प्रामाणिक ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया अपने असातिज़ा से, और मुझे ध्यान है कि कितनी मेहनत से पढ़ाया करते थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी हम लोगों को सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, और किस तरह से जान फरसाई छात्रों के साथ विभाग के अध्यापक किया करते थे। 5 वर्षों तक मैं लगातार इस शोबे से मंसूब रहा, और उसके बाद भी निरंतर आप लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, वो मेरे ऊपर बना रहा, और वो निरंतर बना रहता है। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ हमेशा, और आप लोगों के प्रति मैं हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस विषय के लिए।
फारसी और संस्कृत जो है वो बहुत निकट की भाषाएं हैं और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। जो भी फारसी का होगा या संस्कृत का होगा ये कहता ही है। लेकिन जिस तरह से हमारे विभाग ने, फारसी विभाग ने और संस्कृत विभाग ने एक दादो सितद और आमदुर्रफ्त का रविश चलाया है, उस तरह से हमें और जगह नहीं मिलता है। लोग बड़े बड़े मंचों पर ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा निकटता है, लेकिन वो निकटता किस स्तर पर है, कहाँ है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अभी मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं और उसके बाद भी एक श्रृंखला ऐसे छात्रों की है जो कि इसकी ओर मुतवज्जह हो रहे हैं। इसके विभिन्न विषयों पर, विभिन्न आयामों पर, जावियात पर वो काम कर रहे हैं। तो जो बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी और कही जाती थी, उसको रियलाइज करने के लिए, उसको वास्तविक शोध का ग्राउंड देने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत और फारसी दोनों विभागों के छात्रों और अध्यापकों ने किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसमें हमारे फारसी विभाग के जो गुरुजन हैं, अध्यापक लोग हैं, उनका विशेष योगदान है। वो बहुत ही खुले दिल से, बहुत जेनरोसिटी के साथ हम लोगों को सिखाते हैं। तो मैं बहुत बहुत सर इस अवसर को आपके प्रति, आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद देने के लिए भी प्रयोग कर रहा हूँ। और जो भी मैं बोलूँगा वो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। जहाँ भी फारसी और संस्कृत को लेकर के मुझे बुलाया जाता है या वो लोग समझते हैं नुमाइंदा के तौर पर, उन सारी सफलताओं में सारे जो मेरे हासिल हैं वो उसमें सभी में आप लोगों का एकदम बेसिक हिस्सा है। इसलिए आप लोगों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड पर्शियन। तो जनरली हम जो चर्चा करते हैं वो लेक्सिकल सिमिलैरिटी की बात करते हैं, शब्दावलीगत जो समानता है। कुछ समानताएं शब्दों के स्तर पर हम देखते हैं, मादर, मातर, बरादर, भ्रातर वगैरह वगैरह, और एक दोस्त से एक प्रेमी वगैरह की चर्चाएं बार बार करते हैं और हमारी चर्चाएं यहीं तक महदूद रहती हैं। लेकिन देखिए, जो शब्दावलीगत समानताएं होती हैं, लेक्सिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, लोन वर्ड्स जो आते हैं हमारे, वे हमारी सजातीयता को, कॉग्नेट होने को नहीं बताते। आवश्यक रूप से वे ये नहीं बता सकते कि हम एक ही रूट से निकले हुए हैं। उदाहरण के लिए मलयालम भाषा जो है उसमें संस्कृत के 90% शब्द हैं, लेकिन ये दोनों भाषाएं, संस्कृत और मलयालम, समान मूल की नहीं मानी जाती हैं, वो दक्षिण की भाषाएं। या अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाएं, इंडोनेशिया और जावा, सुमात्रा, बाली वगैरह द्वीपों में, तो वहां भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों से अनिवार्य रूप से ये प्रकट नहीं होता, पता नहीं चलता कि ये उसी समान मूल की भाषाएं। उनसे सिर्फ ये पता चलता है कि संस्कृत वहां रही है, कल्चरली उसका संबंध रहा है, एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में रही है, अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक एक यूजक भाषा के रूप में सैकड़ों साल तक संस्कृत ने सर्विस दी है। इस नाते संस्कृत के बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो ये तो लेक्सिकल सिमिलैरिटी आपको फारसी में भी मिल सकती है, संस्कृत के साथ मलयालम में भी मिल सकता है, जो सुदूर दक्षिण के वेस्ट कोस्ट की भाषा है। लेकिन फारसी में केवल और केवल शब्दावलीगत समानताएं नहीं हैं जिनके बारे में चर्चा होती है। शब्दों की जो बनने की प्रक्रिया है, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, रूपात्मक सादृश्य, संरचनात्मक सादृश्य, जो साख्तार एक शब्द है और उस शब्द में जो उसके बनने की प्रक्रिया है, उसमें रूट है, उसमें सफिक्स है, उसके कॉन्जुगेशंस हैं, और जो सर्फ कहते हैं जिसको नाह, जो सिंटैक्स है, और वो शब्द किस तरह से कॉन्जुगेट हो रहे हैं या किस तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं, उनका रूप कैसे चल रहा है, किन किन प्रत्ययों के लगने से चल रहा है, हमारे जो वाक्य की संरचना है, जो जुमले की साख्तार है, वो साख्तार कितनी नजदीक है,
ये सारी चीजें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज के अंतर्गत आती हैं, और वो सिमिलैरिटी उसी भाषा के साथ हो सकती है जो कि समान मूल की भाषाएं हों। तो ये सिमिलैरिटी जो संस्कृत और फारसी के बीच में है वो सामान्य नहीं है, असामान्य है, फौकुलादे है। किस हिसाब से कि वो केवल शब्दावलीगत समानता नहीं है, संरचनागत समानता भी है। जिस तरह से, जिस रविश से शब्दों की जो अल्फाज हैं उनकी साख्तार होती है, वो बनते हैं, वो भी समान है। तो आज जो चर्चा होगी वो जो सामान्य रूप से बार बार कही जाती हैं पिटी पिटाई चीजें जिसको हम कह सकते हैं, कुछ शब्दों को हमने ले लिया और उसमें दोनों में हम शबाहत दिखा रहे हैं, दोनों निकटता है, उससे एक कदम आगे की बात हम करेंगे कि मॉर्फोलॉजी जो है वो किस तरह से दोनों की, मॉर्फीम्स जो है वो किस तरह से दोनों के मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। फारसी और जो वो है, तो जो प्राचीन फारसी है और संस्कृत है, तो सबसे पहले अभी मुझे याद है कि लगभग 10 साल पहले, 10 और उससे भी ज़्यादा साल पहले मैंने एक इसी विषय पर इस विभाग में एक पर्शियन में दिया था। हाँ, तो वो लेक्सिकल सिमिलैरिटी की बात थी, हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हमने कही थी कि देखिए, हम संस्कृत और फारसी की चर्चा क्यों करते हैं। फारसी जो है वो अभी जिंदा जबान है और वो जारी और सारी है, बहुत तरह से उसमें चीजें हैं। संस्कृत जो है कम से कम 2500 साल पुरानी भाषा है, तो हम क्यों उन दोनों के साथ एक जवान आदमी को एक बूढ़े जर्जर के साथ कैसे रख सकते हैं। तो हिंदी के साथ तो उसकी शबाहत की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फारसी ने संस्कृत के बहुत सारे ऐसी विशेषताओं को, ऐसी स्पेशलिटी को बचा करके रखा है जो संस्कृत में आपको मिलती हैं और जो भारतीय भाषाओं में नहीं मिलती। देखिए, हमारी जो भाषाएं हैं एग्लूटिनेटिव हैं, इन्फ्लेक्टिंग हैं। इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें जो वर्बल रूट और सफिक्स दोनों मिल करके एक साथ बनते हैं, आगे चलते हैं, आइसोलेटिंग नहीं है। जो चाइनीज जिस तरह से भाषा है या चाइनीज परिवार की भाषाएं, वो आइसोलेटिंग है। उसमें प्रकृति और प्रत्यय, उसमें जो सफिक्स होता है और रूट होता है, उन दोनों में वो मिल नहीं सकती। तो एक सिद्धांत है भाषा विज्ञान का कि जैसे जैसे भाषाएं आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे वो एग्लूटिनेटिव से आइसोलेटिंग की ओर जाते हैं। अब जैसे गच्छन्ति था संस्कृत में, अब हिंदी में जा रहा है, जा अलग, रहा अलग, है अलग। उर्दू या हिंदी में जाता है अलग, जाता अलग। तो धीरे 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 वो चीजें आइसोलेट होती हैं। प्रत्यय जो है ना, सफिक्सेस जो हैं वो अलग हटते हैं। संस्कृत पूरी तरह से एग्लूटिनेटिव यानी बहुत इन्फ्लेक्शनल है। जैसे गच्छन्ति मतलब जा रहा है, सारे 3 जो मॉर्फीम हैं वो एक ही शब्द में आ गए। आप फारसी में भी देखें, वो चीज बाकी है। जैसे मी रवंद उदाहरण के लिए, तो रवंद में रव जो धातु है और अंत प्रत्यय है, ये दोनों एक में मिले हुए हैं। वो इन्फ्लेक्शनल होना जो संस्कृत में था, फारसी ने अभी भी उसको बचा करके रखा है। अरबिक में भी ऐसे ही, अरबिक भाषा में भी ऐसे। हाँ, अरबी में भी, अरबी चूंकि थोड़ी सी वो सेमेटिक परिवार ही अलग है, इसलिए अभी हम जब कंपाउंड्स की चर्चा करेंगे तो फारसी और अरबी के अंतर को हम देखेंगे। तो जो फारसी भाषा है और हिंदी इत्यादि भाषाओं की अपेक्षा, अच्छा, अपनी सारी चर्चा में एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं ये सिद्ध नहीं करना चाहता हूं कि फारसी से पूरी तरह से संस्कृत से पूरी तरह से फारसी निकली हुई है।
ये सजातीयता की बात है। सजातीयता मतलब कॉग्नेट होना, समान मूल, हम रेशा होना, मतलब फारसी जिस मूल भाषा से संबंधित है वो संस्कृत की भी मूल भाषा रही होगी, ये मतलब है। और आप जानते हैं कि इसकी भूगोल की दृष्टि से, जियोग्राफिकली ये दोनों भाषाएं इतनी नजदीक थी कि वो एक विरसे को साझा करती हैं। दादो सितत जैसी कोई चीज नहीं है। दादो सितत जो है वो निश्चित रूप से हुआ है, बाद के उसमें हुआ है, लेकिन चूंकि वो जैसे एक पिता के चीजों को अलग अलग, उनके गुणसूत्रों को, उसके जीन्स को अलग अलग भाई वो करते हैं, साझा करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत और फारसी का हमें जब मैं कहूं तो हमेशा मतलब है फारसी की वो भाषा, फारसी की वो मूल भाषा जो संस्कृत के हमजमान रही है, मतलब ओल्ड पर्शियन से फारसी निकली हुई है। अवेस्ता भी उसी जमान से, लेकिन अवेस्ता से हम फारसी के विकास को नहीं मानते हैं। अवेस्ता शायद किसी फर्जंद को आगे नहीं कर पाई। तो ये अंतर समझना आवश्यक है। तो फारसी ने इस नाते हम फारसी और संस्कृत के शबाहत की बात करते हैं कि फारसी और संस्कृत दोनों ने, फारसी ने संस्कृत की बहुत सारी ग्रामेटिकल स्पेशलिटीज को बचा करके रखा है, और ग्रामेटिकल स्पेशलिटीज का ही दूसरा नाम मॉर्फोलॉजिकल स्पेशलिटी है। मॉर्फोलॉजी मतलब ग्रामर, भाषा क्या व्याकरण क्या करता है, व्याकरण का काम ही है मॉर्फोलॉजी। तो जैसे पाणिनि को कहते हैं, पाणिनि का जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र, उसको कहते हैं पाणिनीयम महत् शास्त्रम पद साधुत्व लक्षण। पद की यानी कोई जो शब्द है उसकी साख्तार बताना ही व्याकरण का काम है। और भारत में जो व्याकरण की परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही अधिक पुरानी है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो सारे व्याकरण की कैटेगरीज हैं वो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में पाश्चात्य भाषाओं में, पश्चिमी भाषाओं में गई, और उसके बाद उनके व्याकरण बने। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूट जैसी कोई चीज नहीं है। रूट की कल्पना यानी किसी शब्द के मूल में एक मोनोसिलेबिक एसेंस की कल्पना, ये हम भारतीयों की कल्पना है, और यही व्याकरण का मूल है। जब आप किसी शब्द के, किसी लफ्ज के मूल में ये सिद्ध करते हैं, देखना चाहते हैं कि एक इसका मूल रूप है और इसी से बहुत सारी चीजें बनी हैं, तो आप वावल ग्रेडेशन को भी जान पाते हैं, आप सफिक्सेस की भी कल्पना कर सकते हैं, आप उन दोनों में जो अंतर हो रहा है मिलने के बाद, अर्थ में जो अंतर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। आगे हम उसके उदाहरण देंगे कि इवन लैटिन में ये चीज नहीं थी। और फतहुल्लाह मुज्तबाई साहब तो ये कहते हैं कि वो नहवे हिंदी और नहवे अरबी जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनका ये कहना है कि अरब के जो वैयाकरण थे, वो अरबी का व्याकरण लिखने वाले जो पहले लोग थे वो ईरानी लोग थे, नौ मुसलमान थे, और हिंदुस्तान में जो के सरहद पे जो व्याकरण का, तंत्र व्याकरण जो संस्कृत का व्याकरण था, बौद्धों का व्याकरण था, उससे वे प्रभावित थे। तो वो जो कैटेगरीज जो हैं वे पूरी दुनिया में संस्कृत के व्याकरण से गई है, मतलब हिंदुस्तानियों के ग्रामर से वो चीज गई है। और आपको आश्चर्य होगा कि धातु की कल्पना, धातु का मतलब शब्द का मूल, शब्द का जो असासा है, जो एसेंस है, उसकी कल्पना अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में आई है। ओंकारम पृच्छामः को धातु, ओम जो शब्द है उसमें धातु क्या है। तो शब्द के मूल की कल्पना और उसके विषय में विचार, और उस विचार से उपजी जो व्याकरणिक परंपरा है, उसने भारत की भाषाओं को बचाया है। भारत में आप देखें वैदिक भाषाओं से लेकर के आज तक आधुनिक भाषाएं, उर्दू जो सबसे नवीन नौखास्ता फूल है हमारी भाषाओं के गुलदस्ते का, उस तक जो भाषाओं की सुरक्षा हो रही है वो व्याकरण के प्रबल परंपरा के कारण, बड़ी ही प्रगाढ़ परंपरा है। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि जो
इंडियंस हैं वो ऑब्सेस्ड रहते हैं ग्रामर से, वो हर चीज को उसकी साख्तार में देखना चाहते हैं, उसके मूल में देखना चाहते हैं। तो ये भारतीयों की जीन में है व्याकरण लिखना। पाणिनि के बाद भी आपको पता है दसों व्याकरण संस्कृत के लिखे गए, उसके पहले भी बहुत सारे व्याकरण लिखे गए संस्कृत के। इतना ही नहीं, संस्कृत के माध्यम से फारसी के व्याकरण लिखे गए। पारसिक प्रकाश जो है, अकबर ने इसको कमीशन कराया था, और जहांगीर ने भी एक पारसिक पद प्रकाश कवि कर्णपुर के माध्यम से लिखा गया था, और वे सारे उसी तरह से सूत्रों के माध्यम से फारसी, जैसे पाणिनि के सूत्र हैं। तो भारत में व्याकरण की बहुत ही गहन परंपरा है, और इस नाते उसमें कैटेगरीज जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से सुनियोजित और सुविचारित हैं। अब जो फारसी भाषा चूंकि इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो ईरानियन परिवार की भाषा है, तो उसमें सारी कैटेगरीज मिलती हैं जो कि संस्कृत में मिलती हैं। लेकिन भाषाएं तो हर तहजीब और हर तमद्दुन में होती हैं, हर देश में और हर सभ्यता में होती हैं। लेकिन व्याकरण जो है वो हर सभ्यता में उस तरह से नहीं है जैसे हिंदुस्तान में है। इसलिए वो कैटेगरीज जिस तरह से सूक्ष्मता से भाषाओं का विश्लेषण करने वाला हम हिंदुस्तानियों के पास है, वो अन्यत्र नहीं है। इसलिए मुझे बार बार ये लगता है कि अगर हम फारसी को इंडियन कैटेगरीज के माध्यम से पढ़ाएं फारसी भाषा को, तो शायद हमारे लिए ज्यादा आसान हो। तो फारसी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को पता ही है कि वो इंडो ईरानियन जो लैंग्वेज फैमिली है उसकी भाषा है, और उसके नाते फारसी हम हिंदुस्तानियों के लिए जितनी भी कोई भी जिस तरह से फारसी हिंदुस्तानी जबान जिस तरह से हो सकती है आसान, उसी तरह से फारसी हमारे लिए आसान है, नजदीक है। तो फारसी को पढ़ना, फारसी को भाषिक दृष्टि से पढ़ना या साहित्यिक दृष्टि से पढ़ना एक तरह से आत्मविस्तार है, यानी अपनी आत्मा को वुसअत देना, अपनी खुदी को वुसअत देने जैसी चीज ही है। हम फारसी को पढ़ते हुए किसी और चीज को नहीं पढ़ रहे होते हैं, हर दृष्टि से हम अपनी ही चीज को पढ़ रहे होते हैं। तो इतिहास में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि भारत और ईरान के जो बाशिंदे थे पुराने, वो बहुत ज्यादा एथनिसिटी की दृष्टि से, जातीयता की दृष्टि से एक थे। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से ये दोनों अलग होते गए, और भारत में बहुत ज्यादा बाहरी आक्रमण हुए, ईरान में भी आक्रमण तो हुए, उसके साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा बाहरी प्रभाव भी हुआ, उसकी लिपि में परिवर्तन हुआ वगैरह। और ये सब नहीं होते तब भी भाषाओं का अलग अलग विकसित होना उनका स्वभाव है। जैसे भारत के जो मुतअद्दिद खित्ते हैं उसमें जो भाषाएं हैं वो अलग अलग विकसित हो जाती हैं। तो भाषाओं का विकसित होना नागुज़ीर चीज है, निश्चित रूप से होता ही होता है। तो ये दोनों भाषाएं अलग अलग तरह से प्रभावित हुई और विकसित हुई, इसलिए बाद में शताब्दियों बाद इनमें अंतर और ज्यादा दिखाई पड़ने लगा। लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक होता है वो उन सारे अंतरों के बावजूद उसमें जो निकटता है उसको वो देख पाता है। तो फारसी का शेर है कि बहर रंगी के खाही जामा मी पूश मनंदाजे कदत रामी शिनासम, चाहे कोई भी कपड़ा पहन लो मैं तुम्हारे अंदाजे कद को समझ लूंगा कि तुम कौन हो। तो जो भाषा वैज्ञानिक की आंख होती है वो ये देख पाती है कि इन भाषाओं के जुड़ने का तरीका एक है, तो इसका मतलब ये दोनों सब निकट की भाषाएं हैं। तो जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है वो उसको एक तरह से दिखाने की, एक तरह से उन शबाहतों को और ज्यादा अनलीश करने की प्रक्रिया है। तो जो वेस्टर्न ग्रामर है उसमें आप संस्कृत के कैटेगरीज का प्रयोग देखते हैं, और यहाँ तक कि अरबी फारसी जो भाषाएं हैं उनको भी, जैसे मैंने मुस्तफाई साहब को कोट किया अभी, तो वो ये कहते हैं कि अपने उसमें कि जो अरबी का व्याकरण था वो
ईरानियों के द्वारा लिखा गया था और दे वर द इनहेबिटेंट्स ऑफ खुरासान, खुरासान के लोग थे। और लगता आगे चलना चाहिए और चलते हैं। हाँ, और भी आगे ये कठिन होता है। हाँ, आगे आगे और भी आगे। हाँ, तो भारत की व्याकरण परंपरा के बारे में हमने चर्चा कर ली और उस चर्चा का तात्पर्य क्या था, वो चर्चा हमने क्यों की, क्योंकि हम आगे जो विश्लेषण करेंगे वो संस्कृत की शब्दावली, संस्कृत के व्याकरण की जो टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग करके करेंगे। तो संस्कृत का व्याकरण इतना अधिक विकसित है, इतनी सूक्ष्मता से उसमें विश्लेषण किया गया है कि आप देखें 2500 वर्षों बाद संस्कृत को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। संस्कृत का जो व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर है, जेनरेटिव ग्रामर नोम चॉम्स्की ने उसकी परिभाषा दी है, डिफाइन किया है कि द ग्रामर विच कैन जनरेट ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द करेक्ट सेंटेंसेस ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड जेनरेटिव ग्रामर। तो पाणिनि का व्याकरण इतना अधिक प्रभावशाली है और व्युत्पादक व्याकरण है कि उसके आधार पर सारे संस्कृत के व्याकरणों की गलत उसको हम परीक्षित कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं वो ठीक है या गलत है। और ये भी कर सकते हैं कि हम जो फारसी संस्कृत किस तरह से बोला करते थे लोग 2500 साल पहले, उस तरह से हम फिर से उसको पुनरुत्पादित कर सकते हैं, फिर से उसका उत्पादन कर सकते हैं, जेनरेट कर सकते हैं। तो उसके नाते व्याकरण भाषा का विश्लेषण किया और उसकी कैटेगरीज उन्होंने बताई। एक बड़े अच्छे विद्वान ईरानोलॉजी के हैं वो मार्टिन हॉग, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि संस्कृत भाषा की ये उसका सौभाग्य रहा कि उसमें इस तरह से ग्रामरियन, इस तरह से नहवी उसको मिले। अवेस्ता या ईरानियन भाषा को उस तरह से नहवी नहीं मिले, इसके नाते हमें उसको पढ़ने में बहुत समस्या होती है। और मैं कोट कर रहा हूं उसको, आगे आगे आप पढ़ें और आगे और आगे और ये और आगे। Much of the difficulty of understanding the Zend-Avesta arises, no doubt, from grammatical defects in the extant texts, owing to the want of grammatical studies among the ancient Persians and Bactrians। वो जो बैक्ट्रिया और मीडिया दो भागों में बांटा जाता है पुराने ईरान को, उन दोनों स्थितियों में, दोनों खित्तों में उस तरह की ग्रामेटिकल स्टडी की कमी रहने के नाते हमें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है जब हम अवेस्ता को पढ़ते हैं। तो had the study of grammar as a separate science flourished among the ancient Mobids and Dasturs, as was in the case of Sanskrit grammar among the ancient Brahmanas, and had Iran produced men like Panini, Katyayana and Patanjali, जिस तरह से नहवियों को हिंदुस्तान ने पैदा किया था, अगर उस तरह का कोई नहवी ईरान में भी पैदा हुआ होता, अवेस्ता की जबान को उसका विश्लेषण करने वाला, तो and had who became lawgivers of the classical Sanskrit language, we should have lesser ground to complain of the bad condition of the texts। हमारे यहाँ भी टेक्स्ट बैड कंडीशन में हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामर इतना अधिक प्रबल है, जबरदस्त है कि हम उनकी गलतियों को आसानी से दूर कर सकते हैं, गलतगिरी कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि सही बातें क्या होंगी। ये सारी चीजें जो हैं वो हमने प्रस्तावना के रूप में कही। अब हम धीरे धीरे चलते हैं कि व्याकरण के एक शब्द जो वाक्य है उसके जो खंड हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से शबाहत हम इन दोनों में देख सकते हैं। तो संस्कृत ग्रामर जो है उसके आधार पर हम उसकी शब्दावली का प्रयोग करके देखेंगे। सबसे पहले वर्बल रूट्स की चर्चा करें और मुझे लगता है कि आप लोगों को रुचिकर लगेगा कि बहुत सारी चीजें फारसी की अब आ रही हैं। वर्बल रूट्स, तो फारसी जब पढ़नी शुरू की थी मैंने, तो मैंने देखा कि हमारे जो वैयाकरण है फारसी के,
चाहे लैम्पटन हो, चाहे बड़े बड़े, वे रूट्स को किसको रूट मानते हैं? वे कहते हैं कि कुष्टन एक रूट है और उससे हम निकाल रहे हैं, कुष्ट निकाल रहे हैं, उसको भी छोटा कर रहे हैं तो कुष्ट निकल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि रूट सिस्टम जो है वो ड्यूअल है या सिंगल है। तो सबसे पहली शबाहत जो है वो ये है कि फारसी और संस्कृत दोनों में ड्यूअल रूट सिस्टम है। कुछ जो शब्द हैं जो क्रिया रूप है, देखिए पूरे सारी भाषा वाक्यों से बनी होती है, तो वाक्यों का समूह होती है। वाक्यों को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उसमें कंजुगेशन, एक डिक्लेरेशन है, एक क्रियावाचक शब्द फेल है और दूसरी चीज जो है उससे भिन्न जो कुछ भी है क्रिएतर शब्द, क्रिया से इतर शब्द। तो हम सबसे पहले क्रियाओं पर आते हैं। क्रियाओं के मूल में जब हम जाएंगे तो वो धातुएं आती हैं, यही भाषा का मूल होती हैं, ऐसा संस्कृत वैयाकरणों ने कल्पना की है। आप देखिए ये कल्पना है, मी कुशम में कुश कहीं नहीं है। आप ये थोड़ा सा व्याकरण दर्शन की बात है, ग्रामेटिकल फिलॉसफी की बात है, ये भी भारतीयों ने कहा है। वो कहते हैं कि मी कुशम एक अपने आप में एंटिटी है, उसको बीच में आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन के लेवल पे मी कुशम से आप पूरा का पूरा अर्थ ले रहे हैं। तो अखंड वाक्य से अखंड अर्थ ले रहे हैं। जुमला जो है वो भी अखंड है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, और उसका अर्थ भी अखंड है, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ग्रामरियंस क्या करते हैं, वो कल्पना करते हैं। ये सारा खेल कल्पना का है। तो आप इमेजिन कैसे कर रहे हैं? आप कुश को इमेजिन कर पा रहे हैं क्या कुशम में, या कुशतन तक इमेजिन कर पा रहे हैं? तो जैसा कि मैंने कहा, हिंदुस्तानियों ने सबसे पहले वेदों के समय से ही धातु को इमेजिन करके मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाए थे। जुमले से वो धातु को एक्सट्रैक्ट कर पाए थे, निकाल पाए थे। इसके नाते ही भारत में व्याकरण की इतनी लंबी चौड़ी परंपरा बन पाई। तो ये जो धातु का सिस्टम है वो डुअल हमारे यहाँ है। जैसे आप लोगों को ये रोशन हो जाएगी बात, जैसे मान लीजिए फारसी में है मी बीनम, मैं देखता हूं, और अगर इसको हमें पास्ट टेंस में ले जाना है, माजी में ले जाना है, तो हम बीन, ये जो धातु है, इसके साथ हम नहीं बना सकते। इसके साथ हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी का प्रयोग करके हम भूतकाल का प्रयोग नहीं कर सकते। हमको क्या लेना पड़ेगा? दीद लेना पड़ेगा, दीदम या मी दीदम। तो इस तरह से दो प्रकार की जो वर्बल रूट्स हैं, रूट्स की कल्पना है, वो संस्कृत और फारसी दोनों में है। भाषा वैज्ञानिकों का क्या कहना है? बहुत ही रोचक चीज है। देखिए, वो कहते हैं कि बीन जो है वो पहले पास्ट में भी बनता था, लेकिन ये भाषा इतनी पुरानी है कि वो जो है मनसूख हो गया, वो धीरे धीरे ड्राइड आउट हो गया। तो उसके बाद, और दीदम भी एक धातु थी जिसमें दो दीदम का वो भी बनता था, प्रेजेंट में भी बनता था, और वो उदाहरण भी देते हैं उसके लिए। तो उसका जो है प्रेजेंट नष्ट हो गया और इसका पास्ट नष्ट हो गया। तो एक न्याय है संस्कृत में, पंगु अंध न्याय। कोई आदमी जो है अंधा है और एक जो है लंगड़ा है, तो दोनों एक के सहारे चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली भाषा की प्राचीनता को बताता है। संस्कृत में बिल्कुल इसी तरह की चीज है। जैसे मैं देखता हूं, पश्यामी, पश का प्रयोग है, और आप देखिए स्पश, स्पाई वगैरह जितने शब्द हैं अंग्रेजी के, वो सब इसी से संबंधित है। देखने वाला, लुक के, छिप के देखने वाला। लेकिन अगर आप इसको भूतकाल में लेना चाहें, पास्ट टेंस में लेना चाहें, तो पश से कभी भी भूतकाल नहीं बनेगा। वो उसके लिए आपको दृश्य का प्रयोग करना पड़ेगा, द्रक्ष्यामि, या ददर्श, मतलब उसने देखा। तो संस्कृत में द्रक्ष्यामि भविष्य है, ददर्श भूतकाल है। तो भूत, अब ये भी चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतकाल का रूप अपश्यत चल जाता है, अपश्यत चल जाता है, लेकिन अपश्यत जो है वो शुद्ध भूत नहीं है ना। पूर्ण भूत कौन है? अपरोक्ष भूत जो है वो ददर्श है। देखिए, जिस तरह से फारसी में दो रूप हैं, एक का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है मी बीनम, और दूसरे का प्रयोग जो है
वो भूतकाल के लिए भी किया जाता है और उसी का प्रयोग भविष्यकाल के लिए भी किया जाता है। मन खाहम दीद, तो भविष्यकाल और भूतकाल के लिए दीद का प्रयोग, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के लिए किसका प्रयोग, बीन का प्रयोग। संस्कृत में भी इसी तरह से पश्यामि और इसके लिए और ददर्श और द्रक्ष्यामि, तो ये दोनों चीजें जो है एक जैसी आपको दिखाई पड़ेंगी। पाणिनि ने इस पर बहुत ही तफसील से इसका मुताला किया है और अपने सूत्रों में इसको सूत्रबद्ध किया है। उन्होंने प्रत्ययों को दो भागों में बांट दिया है। जो सफिक्सेस लग रहे हैं उस सफिक्सेस को पहचान लिया है। एक सार्वधातुक कहा है, एक आर्धधातुक कहा है। सार्वधातुक के साथ एक वन सेट ऑफ रूट इज यूज्ड विद सार्वधातुक प्रत्यय और अनदर सेट ऑफ रूट इज यूज्ड विद आर्धधातुक प्रत्यय। तो इस तरह से उन्होंने वो कर दिया है और बहुत सारे और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अस है, संस्कृत में तो बिल्कुल ऐसा ही है। अस, अस्ति मतलब है, और अस्ति का अगर आपको भूतकाल बनाना है या भविष्यकाल बनाना है तो अस के साथ कभी नहीं बनेगा। जैसे फारसी में अस्त के में जो अस धातु है, हाँ, उसका प्रेजेंट टेंस में है और उसका रूट अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, बूदन कहेंगे, या अगर भविष्यकाल में कहा जाए तो खाहत बूद कहेंगे। इसी तरह से संस्कृत में अस्ति और भविष्यति, भविष्यकाल में है, और पास्ट टेंस में जो है वो भूतम इस तरह से या बभूव इस तरह से रूप बनेगा। तो ये दोनों चीजें ये रविश की शबाहत है, वो केवल ध्वनि परक समानता नहीं है अपितु निकटता दूसरे लेवल पर भी है। तो आगे चलते रहेगा मुझे लगता है, आगे चले। ये जैसे उदाहरण है, गोहरे मखजन असरार हमान अस्त के बूद, अस्त और उसके साथ बूद, हुक्के मेहर बेदान मोहरो निशान अस्त के बूद, ये हाफिज का शेर है। और जैसे देह है और देह के साथ दादन है, दादन जो है वो भूतकाल में प्रयुक्त होता है, देह जो है वो वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। वो ये शराब में दहत खरबुज बरदहान मकुन, दरदहान मकुन, ये मौलाना का शेर है। या आन के आमदाद बेशाहान गदायन इमदाद, ये दाद और दहत डिफरेंट रूट का प्रयोग डिफरेंट टेंसेस में किया जाता है। ये संस्कृत में भी मिलता है, फारसी में भी मिलता है। आप आगे एक लिस्ट है, आगे चलें। ये आप देख सकते हैं, मी मीरद मूर्त, मी चीनद चीद। आप मी जो है ना, मी बाद में आया है फारसी में, एक्चुअली वो हमी था, ये एक शब्द है, वो धातु का रूप नहीं है। और उसको अब संस्कृत पहले क्या था, मीरद मतलब मरता है और मर रहा है दोनों, लेकिन फारसी में बाद में इन दो टेंसेस को अलग करने के लिए, दो सेंसेस को अलग, जितनी पुरानी भाषाएं हैं उसमें प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अंतर नहीं है। चलती, संस्कृत में चलती का मतलब चलता है और चल रहा है दोनों, तो पुरानी भाषाओं में ये डिफरेंस डिस्टिंक्शन नहीं होता है। बाद की भाषाओं में ये होने लगा और फारसी ने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया किसको, मी को, और वी वस्तुतः हमी था। वो ये जूये मूलिया नायत हमी, वहां आप देख सकते हैं पुराना रूप है हमी, मी आयत वस्तुतः था हमी आयत। और हमी क्या है, हमी जो है वो सम है, वही हमवारे जो कहते हैं, निरंतर आ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूटी को देखने के लिए एक अलग पार्टिकल जो है वो उसने लगा दिया, अन्यथा वो चीजें वही थी। आज की फारसी में हम कह रहे हैं कि मी चीनद और चीद, मी शवद और शुद्ध। अब ये श और शु जो है वो एक ही धातु है। जैसे संस्कृत में होता है भू और भवती, ये वॉवेल ग्रेडेशन कहते हैं इसको। जब आप मूल शब्द शव को लेंगे तो आप शु की ओर जाएंगे, और आप पाणिनि क्या करते हैं, पाणिनि या तो धातुओं का दो सेट बना देते हैं या एक ही सेट को स्वीकार करके उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे उस चेंजेस को वो कहते हैं वॉवेल ग्रेडेशन। वॉवेल्स में कुछ ग्रेडेशन हो गया जिसको भाषा वैज्ञानिक कहते हैं एब्लॉट, ABLAUT। ये सारा जो है वो जैसे गुण हो जाना, वृद्धि हो जाना, जैसे यहाँ जो है वो संप्रसारण हो गया है, व को ऊ हो जाना,
व को उ, य व र ल का ई उ री री हो जाना हमारी भाषाओं में बहुत ज्यादा होता है। ये इंडो ईरानी, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन भाषाओं की विशिष्टता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोक भाषाओं में देखते हैं यहाँ, वहां, वहां के लिए लोक भाषाओं में उहाँ, तो व और उ जो है वो इंटरचेंजेबल है। ये इस इंटरचेंजेबिलिटी को हम कहते हैं संप्रसारण, संप्रसारण हो जाना। तो शव का शु हो जाना एक तरह का संप्रसारण है। जन, जन, जन जो है, जो कि संस्कृत में हन है और कितना अधिक प्रयोग होता है। पज, नी पजद पुख्त, नी जनत जद, हंत और हत। आपको दिखाई पड़ेगा कि वो नौ का लोप जो है वो, अब पाणी कह देते हैं यहाँ कि यहाँ नौ का लोप हो गया है और उसके लिए अलग अलग सूत्र बना देते हैं। तो अगला जो प्रश्न ये है कि एक्चुअली मूल क्या है, एक्चुअली जो हमारा रूट है वो क्या है। कुश्तन है या कुश है, जदन है या जन है। तो इसको हम पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की रोशनी में अगर देखें तो जो हमारा इंडो यूरोपियन जो भाषा का सिस्टम है उन सब में रूट वही हो सकता है जो मोनोसिलेबिक हो। मोनोसिलेबिक मतलब एक अक्षर हो उसमें। कुश्तन में आप देखिए कुश तन, ये बाइसिलेबिक, डाइसिलेबिक हो गया, इसलिए ये रूट नहीं हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो मूल है वो कुश है, जन है, ची है या चीनद है, चीन है। ये जो तौ लगा हुआ है जिसमें तौ आता है या दो आता है, ये एक्चुअली क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अंग्रेजी में भी आता है, जैसे ड्राइड, ड्राइट, ड्राइट में ड डी जो लगा रहे हैं एक्चुअली द है और वो संस्कृत में तौ के रूप में मिलता है। जैसे लिखत, लिखित, लिखित मतलब लिखा हुआ, दैट विच हैज बीन रिटन, रिटन डाउन। तो एक पास्ट पार्टिसिपल को बताने के लिए हमारी सारी भाषाओं में तौ या दो प्रत्यय होता है। तौ का दो हो जाना एक्चुअली शौर्यसेनी प्राकृत का एक अभिलक्षण है जो कि आपको अंग्रेजी में भी मिलता है और फारसी में भी मिलता है। तो कुश्तन में जो तौ है एक्चुअली ये सेकेंडरी डेरिवेटिव है, ये अपने आप में डिराइव्ड चीज है। तो धातु वो नहीं हो सकती जो डिराइव्ड है, जो मूल हो उसका कोई और मूल नहीं हो सकता, जिसका रूट का कोई भी रूट नहीं होता। मूले सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम। मूल में मूल नहीं होता, इसलिए मूल जो है मूल के बिना होता है। तो एक कहीं ऐसी कल्पना तो करनी पड़ेगी जिसके पीछे जो है वो कुछ नहीं हो, जो किसी से पैदा नहीं हुआ हो। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो प्रत्यय है तो वो खुद डेरिवेटिव है। कुश्तन का तन जो है वो खुद डेरिवेटिव है, वो रूट नहीं है। और उसी में हम प्रत्यय लगाएंगे और उन प्रत्ययों को आप जान पाएंगे कि वे प्रत्यय जो हैं वो संस्कृत से कितनी शबाहत रखते हैं। जैसे मान लीजिए अज चश्मे खुद बेपुरुष के मारा किमी कुशद, कुशद, कुश और अद जो चलती अति प्रत्यय जो है उसी का थोड़ा सा रिवाइज्ड और विकसित रूप जो है वो अद प्रत्यय है। तो आप अद को जैसे ही निकालेंगे और जो आपके पास बचेगा वो मूल है। बिल्कुल। इसके साथ फारसी और संस्कृत में एक शबाहत और भी है, बहुत सारी शबाहतों में से एक शबाहत ये है कि धातु और प्रत्यय के बीच में ई का आ जाना, और ये इंटरचेंजेबिलिटी, ये फ्लक्चुएशन सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में होता है। धातु यानी जो एक रूट है और एक सफिक्स, उसके बीच में एक ऑगमेंटेशन हो जाना, एक चीज का आ जाना, वो है ई। जैसे मान लीजिए संस्कृत में है ग्रह धातु है, पकड़ना, ग्रैब अंग्रेजी में, जिसको वेद में वो शब्द है ग्रभ, उसका लौकिक संस्कृत में यानी क्लासिकल संस्कृत में बन गया ग्रह।
ग्रहण करना, पकड़ना। अंग्रेजी में वो अभी भी है ग्रैब के अर्थ में। वही भ जो है, इधर भ का ब खत्म हो गया। जब ब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ह बचेगा, क्योंकि भ कैसे बनता है, ब और ह मिला करके वो होता है। फारसी में क्या होता है, फारसी में भी ब बचता है, ह नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ ह बचता है, ब नष्ट हो जाता है। तो ये दो रूपों में आता है। लेकिन जब तौ लगाएंगे आप तो संस्कृत में क्या होगा, गृहीत बनता है। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, संगृहीत, पकड़ा हुआ, लिया हुआ। लेकिन फारसी में क्या होता है, ग्रह, मतलब गृहीत का क्या मतलब होता है, ग्रह और तौ के बीच में ई आ गया। फारसी में क्या हो गया, गिरफ्त या गिरफ्तन। तो यहां जब तौ लगा तो उसके बीच में ई नहीं आ सका। ई नहीं आ सका तो वो ब जो था ना, वो तौ चूंकि अल्प प्राण है, अनवॉइस्ड है, इसलिए ब जो वॉइस्ड था उसको अनवॉइस्ड बना दिया उसने। इसलिए ब जो है वो फ में कन्वर्ट हो गया, गिरफ्त इस तरह से हो गया। इसी तरह से आप देखें कुबीदन। अच्छा, कई बार फारसी में दोनों चीजें मिलती हैं, कुफ्तन और कुबीदन, शिनीदन और शिनुफ्तन, क्योंकि फारसी में शिन्व होता है और वो जो है उसका संभवतः उच्चारण कभी व की तरह रहा होगा, जिसके नाते वो तो जैसे आया वैसे वो फ में बदल गया। तो कुफ्त या कुश्त ऐसी जगहों पर आप ई नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप चरीद, चलीद, अंदेशीद, अंदेश में तो और अंदेश के बीच में ई आ गया तो वो इडागम, जिसको कहते हैं पाणिनि टेक्निकली कहते हैं इट का आगम हो गया, यानी ई ऑगमेंट हो गया उसमें। तो ये प्रेजेंट स्टेम होने का आगे भी हम देखेंगे कि क्या लाभ होता है। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कंपाउंड में जैसे दिलकश या दिलकिश, जो किश है, किशीदन का किश आकर के जुड़ता है। तो संस्कृत में भी इसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट रूट है वो आकर के जुड़ता है। जैसे वेद, वेद को जानने वाला, वेद मतलब जानना, वेद को जानने वाला जो रूट है वो आकर के लग रहा है एक्यूजेटिव टेंस में, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वेद को जानने वाला। और जैसे दिलकश, दिल को खींचने वाला, तो ये बीच में पहला जो है वो क्या है, वो एक्यूजेटिव केस में है, मतलब वो कर्म कारक में है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो धातु का मूल रूप है। और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर के एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक एजेंट बना रहे हैं, कर्ता कारक को बना रहे हैं। दिल को खींचने वाला कोई, ये वेद को जानने वाला कोई, ये दोनों की जो साख्तार है वो एक तरह की है। आगे हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण अभी हम आगे देखेंगे भी। वर्बल आगे चलें, प्रीफिक्सेस और कंजुगेशन। अब कंजुगेशन की चर्चा हम कर चुके हैं, सिर्फ प्रकारांतर से बातें आती जा रही हैं। बस एक चीज जो हम देखते हैं, बेनिडिक्टरी एक फारसी में होता है। जब हम किसी के लिए बहुत ही दुआ करते हैं, नेक ख्वाहिशात रखते हैं, तो उसके लिए फारसी में एक खास टेंस होता है जो अद्भुत है। जैसे उम्रश दराज बात, जैसे मीराद, या खुदाश खैर देहादान के लिए इमारत कर। देहत मतलब देता है, नीदेहत, और देहाद मतलब दे, हम दुआइया है, ये दुआ कर रहे हैं हम। आप देखें ये चीज लौकिक संस्कृत तक में नहीं है, क्लासिकल संस्कृत में तक नहीं है, वो वैदिक लैंग्वेज में है। We can see an astonishing similarity of subjunctive mood, that is called subjunctive mood of the Vedic language, which is continuing in Persian even today. This tense is called लेट लकार, संस्कृत में उसको लेट लकार कहते हैं। और वो लेट जो है वो लौकिक संस्कृत में नहीं है, बाद वाली संस्कृत में गुम हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन फारसी में अब भी है। और आप जानते हैं बाग जो है, बूदन का बाग जो है वो उसी टेंस का है, उसी दुआइया का है। शिकर फरूश की उम्रश दराज बाद, चिरा तफक्कुदी न कुनत तूती शिकर खारा, उसकी उम्र बढ़ जाए, खुदा उसको खैर दे। तो ये जो लेट लकार की विशिष्टता है वो दस्त मरीजात बार बार कहते हैं ना फारसी ईरानी, मरीजा रिजत
और रिजाद जो है संस्कृत में भी है। चलती का मतलब चलता है, और चलाती का मतलब चले, और ये चलाती जो है आप क्लासिकल संस्कृत में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें कि फारसी ने तो अपनी जो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है उससे वो चीजें बचा करके रखी हैं जो कि क्लासिकल संस्कृत तक में नहीं है। हिंदी वगैरह की बातें तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए फारसी को पढ़ना संस्कृत वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फारसी वालों के लिए संस्कृत पढ़ना तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। संस्कृत को पढ़ना पूरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को जो जानना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 3 कारण हैं। एक तो संस्कृत में जो मोस्ट एंशिएंट डाटा का होना, तो मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज होने के नाते। दूसरी चीज है कॉपियस लिटरेचर होने के नाते, बहुत ज्यादा है, मतलब आपको कॉन्जेक्चर्स नहीं करनी पड़ते हैं, अटकलबाजियां नहीं करनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज्यादा डाटा उपलब्ध है। और तीसरी चीज है अनइंटरप्टेड होना। ये जो संस्कृत की परंपरा है वो निरंतर चल रही है, इसलिए आप एक शब्द वेद में कैसा था, लौकिक संस्कृत में कैसा हुआ, प्राकृत में कैसा हुआ, आजकल की भाषाओं में कैसा है, ये 4-5 जो स्टेजेस हैं आपके सामने ये दिखाई पड़ जाते हैं। और ये हिंदुस्तानियों का कमाल है, ये अचीवमेंट है भारतीयों का कि उन्होंने किस तरह से भाषा को बचा करके रखा है। तो इसलिए जब कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स शुरू ही हुआ संस्कृत के ज्ञान के कारण, जब विदेशियों को संस्कृत के बारे में पता चला तो उन्होंने जब वो संस्कृत पढ़े और फारसी इत्यादि अवेस्ता वगैरह और लैटिन वगैरह वो जानते थे, तो उनके सामने ये पता चला कि ये एक किसी समान प्रजाति के द्वारा बोले जाने वाली एक किसी भाषा से पैदा सारी भाषाएं हैं। तो इससे ये कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स नाम का एक नया डिसिप्लिन, या जो बाद में लिंग्विस्टिक्स के रूप में विकसित हुआ, वो ये डिसिप्लिन ही संस्कृत के कारण उत्पन्न हुआ। तो संस्कृत को पढ़ना तो फारसी ही नहीं, जो भी इंडो आर्यन, इंडो ईरानियन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को जानने वाले हैं, जानना चाहते हैं, जो अपनी भाषा को अच्छी तरह से, उनके लिए आवश्यक है। और इसी तरह से फारसी, पुरानी फारसी को पढ़ना, उसके पढ़े बिना संस्कृत को जान नहीं सकते, खासकर वेदों को नहीं जान सकते। क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े विद्वान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, उनका ये कहना था वेदों को कोई जान ही नहीं सकता जब तक फारसी और उसके कॉग्नेट लैंग्वेजेस को ठीक से न जाने। तो ये जो देहात है और बाद है और मरीजाद है, वो हम कैसे जान पाएंगे कि वो उसी लेट लकार का है अगर कोई फारसी को नहीं जाने। और अब देखिए कुछ चीजों पर और चर्चा कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस। आपको पता है हमारी भाषाओं में भविष्य काल नहीं था। जमाना जो बाद में आने वाला क्या कहते हैं, मुस्तकबिल है, आइंदा है, वो आप जितनी भाषाओं को जानते हैं उन सभी भाषाओं में फर्ज करें कि आप भविष्य काल को यानी फ्यूचर टेंस को कैसे बताते हैं। आप देखेंगे कुछ ना कुछ लगा करके बताते हैं। अरबी में तो फ्यूचर टेंस है ही नहीं, उसमें सीन लगा करके, उसको सीन ही ना संभवतः, हाँ सोफा और सीन लगा करके उसको यूज करते हैं। हमारी भाषाओं में भी भविष्य काल नहीं था। भविष्य काल जो फ्यूचर टेंस इज अ कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, वो 2 चीजों से मिल करके बना है। अंग्रेजी में देखिए आई विल गो, विल एक चीज है, विल का मतलब चाहना, एक्चुअली उसका मतलब था मैं चाहता हूं कि जाऊं। संस्कृत में देखिए गमिष्यामि, गमिष्यामि क्या है, एक धातु है, गम मतलब जाना, गच्छति, नी जो है वो प्रत्यय है, उसके बीच में एक और चीज है इश, इश मतलब इच्छा करना, वही चीज गमिष्यामि मतलब आई वांट टू गो। और फारसी में देखें वही चीज है मन खाहम रफ्त। मन खाहम रफ्त का वस्तुतः मतलब मैं जाना चाहता हूं, ऐसा होता रहा होगा। तो संस्कृत या किसी भी भाषा में ये जो वर्तमान काल है या भूतकाल है, अरबी की तरह, उसका यूज हुआ करता था भविष्य काल को बताने के लिए। और सामान्य रूप से भी होता है, जैसे अगर कोई कहे कि आप जल्दी से आ जाइए, तो मैं कहता हूं कि मैं आ रहा हूं। आ रहा हूं का मतलब आ नहीं रहा हूं, मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा, लेकिन कह रहा हूं आ रहा हूं। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता था। फ्यूचर टेंस बाद में बनाया गया, और जब बना तो वो एक
कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन था। फारसी में भी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है, एक पेचीदा संरचना है, और फारसी में भी इसी प्रकार का है। मन हालत जाहिद रा बखल्क न खाहम गुफ्त, हाफिज का शेर है। इन किस्से अगर गुयम बा चंगुर बा बौला, तो न खाहम गुफ्त, नहीं कहूंगा। और फॉर्मेशन ऑफ कॉजेटिव टेंस, कॉजेटिव वर्ब्स है। कॉजेटिव का मतलब होता है प्रेरणार्थक जो है। क्या होता है कि फारसी और संस्कृत दोनों में जो धातुएं होती हैं उसके बीच के स्वर को इलोंगेट करके, उसको बढ़ा करके कॉजेटिव बना दिया जाता है। जैसे चलती, चलता है, चालयति मतलब चलाता है, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। उसी तरह से खुरदन, मी खुरद, मी खुरानत, खुरद का र जो है उसके अ को हम इलोंगेट फारसी में भी करके क्या करते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स बनाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया जिसको कहते हैं। आगे चलें। अब वर्बल डेरिवेटिव्स जो हैं, जो प्राइमरी नॉमिनल बेसिस जिनको कहते हैं, वो किस तरह से संस्कृत और फारसी में निकट हैं। देखिए, दो तरह के डेरिवेशंस होते हैं, एक तो प्राइमरी डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। धातु से जो पहली चीज निकलती है वो प्राइमरी डेरिवेटिव होती है, और उसके बाद उसी को हम चाहे तो सेकेंडरी डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। फारसी में भी इसी तरह से होता है। जैसे ये आप देखिए, किश धातु है, किश मतलब खींचना, हम कश कहते हैं उर्दू में, मैं कश, कश्मकश, एक्चुअली वो कृश धातु है। कृश मतलब खींचना, हाँ, कशिश, किशिश। तो ये जो किश धातु है उसमें अंध लगा तो वो हो गया किशंदे। किशंदे मतलब खींचने वाला। अब इसमें इसी शब्द को फिर से फर्दर डिराइव किया जा सकता है तर लगा करके, किशंदे तर मतलब ज्यादा आकर्षक, ज्यादा खींचने वाला। संस्कृत में देखिए, कृष्ण शब्द है, कृष्ण इससे बना, कृष्ण मतलब काला, कृष्णता मतलब काला होना, कृष्णतरा, कृष्णतर यानी ज्यादा काला, या कृष्णतरता ज्यादा काला होना। आगे चलें। तो मूल धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव। तो आप देखिए हर जगह प्राइमरी डेरिवेटिव है, ए है ना, हाँ। तो ये मूल धातु में, जैसे रफ्त में आप अंधे नहीं लगा सकते, रफ्तंदे नहीं कर सकते, उसके मूल, उसका एक्चुअल मूल जो है ना, एक्चुअल मूल रव, इससे से पता चलता है एक्चुअल मूल जो है वो रव है। तो रवंदे आप कहते हैं, जाने वाला। रफ्तंदी भी तो पता नहीं मुझे, इस्तेमाल रफ्तंदी पहले होता ना, मी रफ्तान के लिए रफ्तंदी देखिए ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, कर्ता को बताने वाला वो नहीं होता है, वो तो धातु का रूप है ना, वो कॉन्जुगेशन है। ये प्राइमरी डेरिवेटिव की बात हो रही है। आगे देखें, जैसे धातु एक स्टेमरारी बताने के लिए, कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए, और कॉन्टिन्यूटी प्लस एजेंसी यानी काम को करने वाला भी और निरंतर करने वाला, इन दोनों अर्थों को लेकर के संस्कृत और फारसी दोनों में समान प्रत्यय होता है। क्षत्रिय और शानच, संस्कृत में अंत बनता है या आन बनता है। आप देखें, रफ्तान और खीजान, रफ्तान का मतलब चलते हुए, खीजान मतलब पढ़ते हुए, गिरते पढ़ते। और जैसे गुरीजान, लरजान इत्यादि बनता है। संस्कृत में भी इसी तरह से क्षत्रिय और शानच दोनों चीजें, जैसे करते हुए के लिए संस्कृत में होगा कुर्वन और कुर्वाण। कुर्वाण मतलब करता हुआ, आन और अंध, ये दोनों चीजें। तो रवंदे हम देख चुके हैं, वो एक प्रत्यय है, और आन जो है वो एक प्रत्यय है। आगे देखते हैं, कर्ता के अर्थ में यानी एजेंट के अर्थ में जो है वो हमें, जैसे करतार आपने सुना होगा, पंजाबी में बहुत प्रयुक्त होता है, दातार, करतार, तो वो तार प्रत्यय, संस्कृत में ता बच जाता है, बस कर्ता कहते हैं हम, कर्ता, दाता इत्यादि करते हैं। तो ये जो एजेंसी बताने वाला प्रत्यय है वो फारसी संस्कृत में दोनों है। दादार जैसे है
संभवतः पुरानी फारसी में ज्यादा प्रयुक्त होता रहा हो। दादार मतलब देने वाला। ये एक फॉल्स एटिमोलॉजी, इनकरेक्ट एटिमोलॉजी ईरान के लोग या फारसी के लोग ये मानते हैं कि ये दादार जो है वो दादवर से संबद्ध है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो दादार है जो कि इसके अलावा आगे हम देखते हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये जो प्रेजेंट रूट है उसमें सिंपली अगर आ जोड़ दें तो वो भी एजेंसी को बताने लगेगा, मतलब फाइल को बताने लगेगा। जैसे गीरा, गीरा मतलब पकड़ने वाला। तो पूया, पूया मतलब पू धातु है पूई, और उसमें आ जोड़ दिया तो वो फाइल हो गया। गीरा दारा, दारा रखने वाला। माना हमेशा रहने वाला। जूया तलाश करने वाला। जूया और जूयंदे भी बनता है, वो अंधे की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जूया फारसी संस्कृत में भी, और ये वैदिक काल, वैदिक भाषा में होता है, वेद की भाषा में बस आ लगाने से, जैसे गोजा नृजा इत्यादि जो है वो फाइल को बताने वाले होते हैं। बाद की संस्कृत में वो चीज दिखाई नहीं पड़ती है। फाइल कहते हैं, इनको वर्बल नाउन्स कहते हैं, बिल्कुल। जो माध्यमासी माध्य मुजारे से बनते हैं, कहीं प्रीफिक्स कहीं सफिक्स। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। रफ्तार मुफ्तार रविश इस तरह से बनते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये वही चीज। तो हाँ, कहीं वो एजेंसी को बताते हैं और कहीं केवल क्रिया को बताते हैं। जैसे रफ्तार जो है वो केवल क्रिया को बता रहा है। इतना ही नहीं, अगर केवल जो है, समय ज्यादा हो रहा है क्या, समाप्त कर रहा हूँ जब मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने एमए के। तो इतना ही नहीं, संस्कृत और फारसी में अगर ये मूल जो शब्द है ना, मूल शब्द उसको ही रख दें, मूल धातुओं को रख दें, तो वो फाइल का काम करते हैं बहुत बार। जैसे साज या दार या गीर, तो ये फाइल का काम नहीं करते, एक्चुअली वो क्रिया का काम करते हैं, क्रिया के मूल रूप को बताते हैं। जैसे दारोगीर, दार व गीर, दार मतलब पकड़ना, तो दाश्तन की जगह दार का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ दार का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत में भी इसी प्रकार का होता है, केवल मूल विद, विद शब्द का मतलब जो है जानना भी हो सकता है। विद का मतलब एक तो रूट है विद, और एक विद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैसे व्यवहार विदे मम्मट ने कहा है, आप संस्कृत के लोग जानते हैं। विद जो है, जैसे दार जो है वो पकड़ने के अर्थ में है, दाश्तन के अर्थ में, वैसे विद जो है वो जानने के अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। आगे जो है, अगर जो तौ प्रत्यय है, तौ, उस तौ को अगर हम लगा दें मूल उसमें रूट में लगा दें तो वो क्रिया को बताने लगता है। संस्कृत में बिल्कुल ऐसा होता है, फारसी में भी ऐसा ही होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें, ये जी, हाँ जी है, पीछे पीछे पीछे। तो जैसे साख्त पाख्त ताख्त इत्यादि। साख्त क्या है, साज में हमने तौ लगाया तो साख्त हो गया, वो साजिश के ही अर्थ में है, बनाने के अर्थ में है। ऐसे ताख्त भी ताजीदन या ताख्तन होता है, ताख्तन के अर्थ में ही ताख्त है। संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। हस में अगर तौ लगाया आपने, हसितम, हसितम मतलब हंसना, तो तौ लगाना जो है वो भाव में, इसको कहते हैं भाव में तौ। भाव का मतलब है कि ये क्रिया का यानी फेल को बता रहा है। फिर कर्म में जो तौ प्रत्यय होता है, कर्म का मतलब एक्यूजेटिव केस में, ऑब्जेक्ट बताने के लिए। संस्कृत में भी ऐसा होता है, फारसी में भी ऐसा ही होता है। जैसे जन के शुद्ध कुश्ते नीक सरंजाम उस्ताद, तो जीर शमशीर गमश रक्स कुनन बायद रफ्त, उसके गम की शमशीर के नीचे हमें नाचते हुए जाना चाहिए, क्योंकि उसके गम की शमशीर से जिसका कत्ल हो गया वो नेक सरंजाम हो गया। तो कुश्ता जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। संस्कृत में भी इसी प्रकार का हो गया। अब इसको हम जल्दी से समाप्त ही करेंगे। सेकेंडरी नॉमिनल बेसिस जो हैं वो तद्धित होते हैं संस्कृत की शब्दावली में। आगे चलते हैं। जैसे सफिक्स जो है, जैसे कौ सफिक्स है, कौ, भारत की सारी भाषाओं में इस तरह के सफिक्स मिलते हैं और फारसी में भी मिलते हैं, और उसके सेंसेस भी होते हैं। पाणिनि ने इन सारे सेंसेस को गिना है, सारे अर्थों को गिना है।
जैसे एक तस्दीरी होता है क, जैसे पयाम है और पयामक, ये SMS हो गया। जैसे पिसर है बच्चा, पिसरक, संस्कृत में भी बाल जो है बच्चा है, बालक में जो क है वो तस्दीरी है। दुख्तरक संस्कृत में भी, आगे चलें उस सेंसेस को हम देख लेते हैं, और ये डिमिनिटी होता है छोटा होने में। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, वृक्षक मतलब छोटा पेड़, जैसे पयामक मतलब छोटा पेड़। कूचा, अभी आप देखें ये कूचा में हे जो है ना, कू जो है ना, कू, ये कू गली के रूप अर्थ में है, ये काफ जो है वो चे के अर्थ में, चे के रूप में भी आता है फारसी में। कूचा मतलब छोटी, देवचा, बागचा वगैरह जो है, हाँ वो चा जो है ना, क जो है वो च में इंटरचेंजेबल होता है, कवर्ग चवर्ग में इंटरचेंजेबल होता है। आपको पता है जब हमारी भाषा पुरानी थी, प्रोटो इंडो यूरोपियन, जब ये कोई भाषाएं नहीं आई थी तो चवर्ग था ही नहीं, च छ ज झ य नहीं था उसमें, ये बाद में विकसित हुए हैं क ख ग घ म से। डेरिवेटिव सेंस में भी होता है, जैसे मानवक संस्कृत में होता है, मर्द और मर्दक हम जानते हैं, मर्दक जो है वो बुरे मर्द के अर्थ, तो क उस अर्थ में भी होता है। सिंपैथेटिक सेंस भी होता है, जैसे तिफलक मतलब बेचारा बच्चा। तो इसी तरह से संस्कृत में भी, और पाणिनि ने सभी अर्थों को गिना है, अनुकंपायाम, अल्पे, ह्रस्वे, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। आगे चलते हैं। पोजीशन जो है, जैसे मंद जो है ना, अच्छा संस्कृत जैसे दानिशमंद, ये मंद एक्चुअली संस्कृत का मंत है, संस्कृत के मंत, और प्राकृत में तो ये मंत ही होता है, तो इसके साथ आप देख सकते हैं। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत, इस तरह रूप चलता है। प्रथमा में नॉमिनेटिव में तो बुद्धिमान रहता है, लेकिन अगर आगे चलाते हैं तो उसका वो जाहिर हो जाता है, बुद्धिमंत इस तरह रूप। और आगे जो भाषाएं आती हैं उसमें आपको मंत ही दिखाई पड़ता है। वही मंत जो है वो वान के रूप में भी मिलता है, वही वान बान के रूप में भी मिलता है। तो संस्कृत में भी ऐसा होता है, बलवान हम बलवान नहीं कहते, हम बलवान कहते हैं। तो एक ही, पाणिनि ने कहा है कि एक ही सफिक्स है म, और कभी वो म रह जाता है, कभी म व में चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल सब पता है। कॉम्परेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि वो खूबतर इत्यादि तरफ प्रत्यय, सुंदरतर संस्कृत और फारसी दोनों में है। तम भी था, सुंदरतम यानी सबसे सुंदर, लेकिन बाद की फारसी में वो लुप्त हो गया और तर में इन लगा करके उस सेंस को, जो सुपरलेटिव सेंस है, उसको बताया जाने लगा। फिर ये जो कंपाउंड्स हैं आगे, वो बड़े रुचिकर हैं, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेंगे। एक तरह के की साख्त है सब में। एक बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास जो एट्रीब्यूटिव होता है, किसी को जो तौसीफी होता है, वस्फ के रूप में आता है। तो पीछे चलें। जैसे हम राह, समान हो रास्ता जिसका, हाँ ठीक है, हम राह। जैसे खरगोश है, खरगोश का मतलब खर की तरह गोश हो जिसका, गधे की तरह कान हो जिसका, समान हो रास्ता जिनके। ये बहुव्रीहि समास अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास वो होता है जिसके जो किसी का एट्रीब्यूट बनता है, किसी की तौसीफ करता है। आगे चलें। बहुत सारे शब्द, आहु चश्म जैसे है, मृगनयनी जैसे हिंदी में अभी भी प्रयुक्त हो रहा है, शाहरुख या सुरखरू या जरदुश्त, ये सारे नाम जो हैं वो एट्रीब्यूटिव थे। जरदुश्त, विस्ताश, अस्त का मतलब है अश्व, तो विस्ताश, रोहिताश्व, भारत में भी उस समय में ऐसे ही नाम हुआ करते थे। रोहिताश्व मतलब लाल हो घोड़ा जिसका। जरदुश्त कहते हैं, जरदुश्त में उष्ट जो है वो उष्टुर का वाचक है, यानी उष्ट्र का वाचक है। जरत उष्ट, बूढ़ा हो, बूढ़ा हो जिसका ऊंट बूढ़ा हो, या और भी देते हैं। पीला ऊंट नहीं हो सकता, जरत पीला, पीले के अर्थ में भी होता है कई बार। तो अपोजिशनल जो है वो कर्मधारय, कर्मधारय में आप देखें, कर्मधारय में क्या होता है कि पहला जो कंपाउंड का पहला जो मेंबर होता है वो होता है तो वस्फ, और दूसरा जो है मौसूफ होता है, वस्फ और मौसूफ।
नील कमल, शीत, ये क्या है, शीत सरकरा। तो नील जो है वो नीला का अर्थ है और कमल जो है वो कमल। फारसी में क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो फारसी में जैसे दुख्तर ज़ेबा कहेंगे हम, ज़ेबा दुख्तर नहीं कहेंगे। ये क्यों हुआ है? ये एक्चुअली अरबी के प्रभाव के कारण हुआ है, क्योंकि अरबी में मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होता है। तो अरबी ने फारसी के साख्तार में भी प्रभाव डाला है। ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि फारसी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी साख्तार सिफत मौसूफ होती है, मौसूफ सिफत नहीं होती है। जैसे पीरजन, पीरजन जो शब्द, आगे चले, पीरजन, पीर मर्द, मर्दे पीर नहीं कहते। तो ये निशानदेही कराता है वो उस पुराने कंपाउंडिंग के सिस्टम की, जब सिफत पहले होता था मौसूफ बाद में। तो ये आर्यन फैमिली का जो कंपाउंडिंग सिस्टम है वो सिफत मौसूफ है, और सेमेटिक परिवार का जो कंपाउंडिंग सिस्टम है वो मौसूफ सिफत है। तो आगे चलते हैं। जैसे नीलूफर, नीलूफर खुद एक कंपाउंड है, नीलोत्पल, नीले कमल को कहते हैं। तो डिटर्मिनेटिव कंपाउंड जो है, जैसे आप षष्ठी विभक्ति को देखते हैं, जाने मन या किताबे बच्चे, हिंदी वाले बहुत कहते हैं कि हाँ मददे ऊ, नीरादे ऊ कह रहे हैं हम। हाँ, तो इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष समास वहां भी होता है। लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो, जैसे गजल सरा, शायद आगे आएगा, डिटरमिन आगे, उपपद समास। जैसे कि मैंने कहा, एक ऑब्जेक्ट को बताने वाला, जो ऑब्जेक्ट का सेंस रखने वाला जो शब्द है, उसके साथ अगर आपने रख दिया किसी धातु के मूल को, तो वो पूरा फाइल को बता देगा। जैसे गजल सरा, हाँ, संस्कृत में भी ऐसा ही है। जैसे कुंभकार, कुंभकार, कुंभ को करने वाला, कुम्हार इसी से बना है, कुंभकार, कार मूल शब्द है, कुंभ जो है। फारसी में कूजा, गर, गर। तो गर क्या है एक्चुअली? गर्दन का, वो गर्दन का तो कुन बनता है, लेकिन कभी ये दो धातुएं थी, कृणोति और करोति दो धातुएं हैं। कुनद और करद भी कभी फारसी में रहा होगा, जो कि अब नहीं है। उसकी चीज को बता रहा है, गर या गार या कर या कार बता रहा है कि फारसी में कभी कुनद की जगह, कुनद के साथ करद या कारद ये रूप भी होता रहा होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें फारसी और संस्कृत की को एक साथ रखने पर दोनों भाषाओं की खुलती हैं हमारे सामने। अब मुझे लगता है लास्ट ही हम करेंगे। फारसी में इस तरह के उदाहरण बहुत सारे देख सकते हैं ना आप। गजल सरा, दिल बर, दिल को ले जाने वाला, दिल आवर, दिल को ले आने वाला, जहान आफरीन जैसे हम कहते हैं, आफरीदन वही मूल है, माहीगीर, तीरंदाज, अंदाख्तन, कुजगर की चर्चा हमने की। प्रीपोजिशंस, उपसर्गों का प्रयोग। अब उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, लेकिन संस्कृत और फारसी में वो चीज दिखाई पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो फरहाद, फरदीन, फरजान वगैरह नामों में जो फर है वो क्या चीज है? ये वही प्र है जो संस्कृत में जो इंटेंसिव केस को बताता है। जैसे कर्ष मतलब खींचना, प्रकर्ष मतलब ज्यादा खींचना। हाँ, अपर के अर्थ, ज्यादा के अर्थ में, फरा, फर, फुरू, ये सारी चीजें। जैसे फरजान, फरजान का मतलब है प्रज्ञान, जिसका ज्ञान बहुत ज्यादा हो। फरजान, फरजानक। फरदीन का मतलब जिसका दीन जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट हो। मॉडर्न में फर आयन का बाय प्रोडक्ट। अच्छा, फर आयन, हाँ, जैसे फरा रसल, फुरू रसल नीचे आ गया, बहार फरा भी रसी, बहार आ रही थी वगैरह। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये उपसर्गों का प्रयोग फारसी में दिखाई पड़ता है आपको, जो कि संस्कृत के अतिरिक्त और किसी भारतीय भाषा में उस तरह से नहीं दिखाई पड़ता। जो अगर आप संस्कृत से लोन वर्ड्स को छोड़ दें तो आप अन्यत्र नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमने कॉन्जुगेशन के लेवल पे, क्रियापदों के स्तर पर,
शब्दों के स्तर पर और कंपाउंड्स के स्तर पर और जो आर्टिकल्स हैं हमारे उपसर्गों के स्तर पर चीज़ें दिखी और ये विषय अपने आप में एक एक पॉइंट बहुत लंबा चौड़ा है और एक एक पॉइंट्स पे बहुत लंबे चौड़े काम किए जा सकते हैं। तो फारसी और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सहकार है, साथ में कार्य करने की जो भावना है, उससे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने चारों ओर इतना ज्ञान बिखरा हुआ है हमारी भाषाओं में, उसके प्रति हम मुतवज्जे हों और अगर थोड़ी सी भी उदारता हम दिखाएं, थोड़ी सी भी अगर हम आँख खोल करके रखें तो हमारे सामने सारी भाषाओं के शब्द स्वयं उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। और अगर हम भाषाओं को पढ़ते हैं, अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं, अगर हम भाषा के किसी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं तो हमें भाषा विज्ञान को पढ़ना आवश्यक होता है। बहुत प्रॉब्लम ये है कि उर्दू विभागों में, फारसी विभागों में, संस्कृत विभागों में, यहाँ तक कि हिंदी विभागों में जो भाषा विज्ञान है उसका एलिमेंट बहुत कम होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार उसको दूसरी तरह पढ़ा दिया जाता है, कई बार उसको उसमें और ग्रामर में, लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर में अंतर नहीं समझा जाता है। ग्रामर दूसरी चीज़ है, लिंग्विस्टिक्स दूसरी चीज़ है। ग्रामर सिखाता है भाषा को, लिंग्विस्टिक्स जो है वो भाषा का विश्लेषण करता है, अन्य भाषाओं के साथ उसके संबंध को बताता है। तो अगर हम फारसी, संस्कृत, प्राकृत इत्यादि भाषाओं को साथ पढ़ते हैं तो एक लिंग्विस्टिक जो हमारे एटीट्यूड है वो स्वयं अपने आप विकसित होता है। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत धीरज से सारी चीज़ें सुनी और मुझे प्रोत्साहित किया। मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से अपने असातिज़ा को जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। बहुत धन्यवाद। तो विस्तृत और ज़रूरी भी था ये बहुत सही कहा आपने कि जो लिंग्विस्टिक का रुझान है भाषा के विभागों का, डिपार्टमेंट्स का, वो थोड़ा सा कम है। और लिंग्विस्टिक का खुद भी, लिंग्विस्टिक की स्टडी जिस तरह से हमें होनी चाहिए और लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट खुद भी लिंग्विस्टिक ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे लिंग्विस्टिक बेस्ड जो स्टडी होती है भाषाओं की वो नहीं हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और उसी की वजह से जो भाषाओं का जो लैंग्वेजेस का आपस में जो कनेक्शन है, ये हम सब आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं भाषाओं को लेकर। आपका इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी लेक्चर और इस तरह के लेक्चर्स होते रहने चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इस जलसे के साथ प्रोफेसर अली मशरफ खान साहब से दरख्वास्त करूँगा जो आपने सदारत करना से ना। मोहतरम प्रोफेसर राजेंद्र कुमार साहब, सदर शोबा फारसी, हमारे आज के व्याख्यान देने वाले खतीब, देखिए ये है फारसी और संस्कृत, हमारे व्याख्यान देने वाले खतीब यानी स्पीकर जनाब डॉक्टर बलराम शुक्ला साहब, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज का जो ये इनका लेक्चर है, संस्कृत एंड पर्शियन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, वो कुछ इतना मशहूर कुन था, इतना उसमें जादू था। मशहूर कुन का मतलब जादू था उसके अंदर के क्या समझे आदमी, क्या लिखे और किस पर गुफ्तगू करे और किस पर तबसरा करे, इसका फर्क ही खत्म हो। और हम सब इनकी गुफ्तगू की रौ में इतने बहे। अब देखिए ये इन्होंने रौ की मिसाल फारसी की दी थी, मैं रौ फारसी वाला नहीं उर्दू वाला यूज कर रहा हूँ। तो इनकी इस लेक्चर की रौ में हम लोग इतने बहे कि हम मुतहय्यर और शशदर और हैरान रहे कि भाई इस तरह से तो हमने भी कभी नहीं सोचा था, जिस तरह से ये सोच रहे हैं, और हमने इस तरह से क्यों नहीं सोचा था। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। वजह उन्होंने ये बताई कि चूँकि उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी और भी कुछ भाषा, संस्कृत में भी है,
लिंग्विस्टिकल अप्रोच हमारी नहीं है। जो एक चीज सबसे ज्यादा मुझे उसने चीज ने मुतासिर किया वो इनका अंदाज़े गुफ्तगू है, अंदाज़े तखातुब है। एक शेर मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ इस मौके के लिए, लेकिन वो बलराम शुक्ला जी के लिए नहीं है, बल्कि किसी ऐसी एक हसीना के लिए है कि जो अपने अपने फन में बेइंतहा माहिर है। शेर ये है, सुन लीजिए, बलराम शुक्ला की मुनासबत से नहीं है, जाहिर है किसी खातून के लिए कहा गया है। वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, वो गजल पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, सिर्फ चेहरा नहीं लहजा भी गजल जैसा। तो बलराम शुक्ला साहब का मामला यही है कि हमारे ये उन बेहतरीन शागिर्दों में है जिन्होंने फारसी को बहुत सही तरीके से जैसे पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़ा है। और मुझे फख्र है कि मैं इनको एमए में इनको मैंने सूफिज्म का पोर्शन इनके पास था, वो पढ़ते थे। जहाँ तक उसकी अभी हमारे धातु के सिलसिले में बात हो रही थी और क्या कहना चाहिए, इन्फिनिटिव्स के बारे में बात हो रही थी, डेरिवेटिव्स के बारे में बात हो रही थी, रूट के बारे में बात हो रही थी, मूल के बारे में बात हो रही थी। तो फारसी में तो हम, जो बच्चा हमारे सर्टिफिकेट में आता है तो हम उससे कहते हैं कि देखो भाई, इन्फिनिटी की पहचान ये है कि उसके आखिर में या तल लगता है या धन लगता है, यही से शुरू करते हैं। यही पहचान है उसकी इन्फिनिटी की। तन होगा लास्ट में या धन होगा, आप कोई भी मतलब उठा लीजिए, एन इन्फिनिटी, कुछ तन, गुफ तन, कुफ तन, रफ तन, आमदन, या धन लगे या तल लगे, अभी तो हमारा इन्फिनिटी होगा, वरना हो ही नहीं सकता। इन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें फारसी से दी। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जो मिसालें छाटी हैं फारसी शेर में वो बड़ी अच्छी, वो भी शेर के साथ, हाँ, शेर अशार भी इन्होंने बड़े अच्छे सिलेक्ट किए हैं और बहुत नई मालूमात और नई बातें बहुत सी हैं। अब देखिए, आपने संस्कृत में मूल से जो बनने वाली चीजें हैं उनमें बहुत सारी चीजें आपने बयान करवाई, बहुत अच्छी बात लगी। एक खुसरो का शेर सुन लीजिए आप, अज चल चले तो पाए मन जार शुद्ध के चल, मन खुद नमी चलम तो अगर नी चली वे चल। अब ये चलीदा एक इन्फिनिटिव है और ये फारसी में जिसके माने चलना। आप खुसरो ने क्या क्या बना दिया इससे, इसी एक मजदर से इन्फिनिटिव। ऐसी इन्होंने संस्कृत पे 2-3 मिसालें दी कि एक चीज है उससे क्या क्या बन गया, क्या क्या कैसे कैसे बना। तो ये सब चीजें जो है, जब तक हम बैठ के डिस्कशन ना करें, गुफ्तगू ना करें, समझा जाए एक दूसरे से, एक दूसरे को बताएं नहीं, तब तक हम नहीं जान सकते। बहरहाल मैं इस लेक्चर के लिए शोबे फारसी के सर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मौजूद पर एक लेक्चर के लिए बहुत ही काबिल आदमी डॉक्टर बलराम शुक्ला का इंतखाब किया, उन्हें बुलाया और उन्होंने अपनी शागिर्दी का हक अदा कर दिया। आज उन्होंने अपनी शागिर्दी का हक अदा कर दिया। और जिसको हम कहते हैं कि जो वक्त की सूली पे हक बात सदा बोले, उस शख्स के लहजे में क्यों करना खुदा बोले, तो आज बलराम शुक्ला ने साबित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने सदर शोबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई और मौका हो तो दोबारा इनका एक और लेक्चर रखा जाए और वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके का ना हो, कुछ इनफॉर्मल तरीके का हो कि सब लोग एक मेज गिल्फ की तरह से बैठ जाएं, उस पर डिस्कशन हो। आप अपना अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, ये अपनी बात रखें, उससे हम और ज़्यादा सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खान साहब। अब रस्मी शुक्रिया के लिए मैं डॉक्टर अली शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और शुक्रिया की जाएगी। बलराम शुक्ला साहब जो है वो लायक है, मुबारकबाद हैं। 2-3 ज़िमनी बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि ये जो लिंग्विस्टिक कनेक्शन है, इससे आज के दौर में बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम लोगों को जो अपनी कॉमन आइडेंटिटी है उसको जानने का मौका मिलता है कि बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि फ़ारसी और अरब संस्कृत जानने वाले लोगों का जो मूल है, जो असल है, वो एक ही है। और ये आज की सोसाइटी में इसको जानने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जब दरारें जो है वो जोग्राफिया की बिना पर, लैंग्वेज की बिना पर, मजहब की बिना पर पढ़ने लगें, तो जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं,
जो लोग अपनी असल को जानते हैं उनको ये अंदाज़ा होता है और वो दूसरों को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं कि कितनी नज़दीकियाँ हैं कि हत्ता फारसी ने कुछ ऐसे संस्कृत के उसूलों को बचा के रखा है जो दूसरी कोई ज़बान बचा के नहीं रख पाई। ये कितनी बड़ी बात। ये एक बात। दूसरी बात, ये लेक्चर वही आदमी दे सकता है, ये फारसी वाला आदमी नहीं दे सकता। ये आदमी वही दे सकता है जो संस्कृत को भी इक्वली जानता हो। अगर कोई फारसी का शख्स ये कहे कि मैं भी ये लेक्चर दे सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं। हम फारसी की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे या रख सकते हैं, बट अगर फारसी पे इतनी हमारा कंट्रोल और वो तवाहुर नहीं है तो हम ये लेक्चर नहीं दे सकते। इससे एक सीख ये भी मिलती है कि अगर आपको लिंग्विस्टिक में जाना है और आपकी दिलचस्पी जो है वो ज़बान शनासी में है, तो फारसी के साथ साथ हमारे पड़ोस में संस्कृत है, तो ये नज़दीकियाँ जो है वो ज़बानी नहीं होनी चाहिए। हम खुद भी अमली तौर पर अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम लोग भी संस्कृत सीखें। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर संस्कृत के लोग जो हैं वो वहाँ से उठ के यहाँ आते हैं, फारसी सीखते हैं, लेकिन शायद ही फारसी से उठ के कोई संस्कृत सीखने गया हो। तो ये जो है वो इनका हमारे ऊपर जो एक मिन्नत है, हमें इस कर्ज को भी उतारना चाहिए। इस लेक्चर के बाद हमें ये भी प्लेज लेना चाहिए कि हम में से भी कुछ नौजवानों को, कुछ बच्चों को संस्कृत जरूर सीखनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। तभी जाके ये नजदीकियां जो है वो आपस में बढ़ सकती हैं। तीसरी बात जो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बाद में शायद हम डिस्कस करेंगे, और जब बलराम शुक्ला जी वहाँ शिमला में रह के आए और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और मुझे मालूम था कि कुछ लोग तो शिमला में हवा खाने जाते हैं, लेकिन अगर बलराम शुक्ला जैसा शख्स वहाँ जाएगा तो कुछ अच्छा करके आया होगा। तो जब ये वापस आए तो मैंने कहा कि आपने जो भी किया होगा अच्छा किया, भरोसा देखिए। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि आपने क्या किया। मैंने कहा आपने 2 साल में जो भी किया होगा अच्छा किया होगा, उस पर हम एक लेक्चर रखेंगे। और इत्तेफाक से जब इधर बात हो रही थी तो पहले आपका नाम राजेंद्र साहब ने प्रपोज किया और हम सब ने उस पर आमन्ना और सदखना कहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप अगर जा करके हमारे पड़ोस के डिपार्टमेंट का कोई शख्स जा करके रिसर्च करके आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूरान बाखबर और नज़दीकान बेबसर, बाहर वाले लोगों को खबर हो और पड़ोस वालों को खबर ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या तहकीकात हो रही हैं। और इस पे आपने ये लेक्चर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें 1-2 चीज़ें जो डिबेटेबल हैं, जो आपने तो बहरहाल रूट्स बताए हैं, जैसे दीद और बीन का है मसला आपने बताया। तो अगर हम ये मान के चल भी लें कि दीद ने जो है वो अपना फ्यूचर खो दिया और या प्रेजेंट खो दिया, और बीन ने जो है अपना पास्ट खो दिया, तो जो लफ्जी सतह, मानवी सतह पर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और हमें ये एज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग में डिफरेंस होगा। तो ऐसे में उस सतह के ऊपर ये मफरूज़ा जो है क्यों बहुत ऑथेंटिक माना जाए, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सेकंड थिंग ये कि जो हमारा इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है उसमें अगर सिलेबल की बात की जाए और उसमें अगर डबल हो जाता है तो उसको हम जो है वो मूल नहीं मान सकते। ऐसे में पर्शियन ग्रामर को जो है वो बहुत बड़े एक चैलेंज का सामना होगा, इसलिए कि जो पर्सनल कंजुगेशन का हमारा निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा। लाइक हम अगर इन्फिनिटिव पुश्तन मान के चलते हैं और उसमें से हम नून हटा करके कंजुगेशनल एंडिंग्स को फिक्स करते हैं, और अगर हम कुश को मूल मान लेते हैं तो हमें लामोहाला पर्सनल एंडिंग जो है वो शुरू में ते और फिर ते ये इस तरीके से लगानी पड़ेगी। जो ही हम पुश्तन से दाल नून वाले मस्तर पे लेके जाएंगे तो जो बच्चा हमारे सामने बैठेगा वो कहेगा 2 पर्सनल एंडिंग किस तरीके से बन रही हैं। जैसे इधर जो है वो ते मीम हो जाएगा पर्सनल एंडिंग, पुश्तन में हम बताएंगे पुश मूल है और इधर ते मीम उसकी पर्सनल एंडिंग है। वही रसन में जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे रस जो है वो मूल है और दाल मीम इसका पर्सनल एंडिंग है। दाल मीम ते मीम, ये मीम और उसी पे ते ये मीम दाल ये मीम। ये जो टेक्निकल एक चैलेंज आएगा तो पास्ट में वो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में जो एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर जिस तरीके से हमिंग वाला आपने बताया या दूसरे हैं, संस्कृत में जब हम हमारी एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी लैंग्वेजेस, तो यकीनी तौर पर ये रूट्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत आसपास के हैं।
लेकिन आज जो हल्के से डिफरेंसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करके चलने में ग्रामर में जो है आसानियां पैदा हुई है फारसी में, इसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बहरहाल ये बहुत सारी ऐसी बातें जो बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले तो बुनियादी तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि जो आपकी तवज्जो फारसी के तई है वो सरसरी नहीं है, रवा रवी वाली नहीं है, वो बहुत डेप्थ लिए हुए है। और ये डेप्थ भी अगर ओकेजनल हो तो भी काम नहीं चलता, उसमें जो कंटिन्यूटी है वो आपकी स्कॉलरशिप को दिखाती है, और ये जो लेगेसी है हमारे लिटरेचर की, लैंग्वेज की, उसके कहीं एक हमदर्दी और वफादारी को भी ये चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से आप जब फारसी में आए तो उस लेगेसी को आगे कैरी कर रहे हैं और इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने ज़बान को क्या दिया, ज़बान शनासी को क्या दिया और ग्रामर को क्या दिया। और जाहिर सी बात है ये फ़र्क दिखाने के लिए आपके पास दूसरी ज़बानें भी मौजूद हैं, जिनमें से आपकी दूसरी मादरी ज़बान ही कहिए फारसी भी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी वजह से अच्छे खासे स्कॉलर जो हैं वो संस्कृत से फारसी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। ये भी एक शुक्रिया का मौका है कि आपके वजह से ऐसा हो रहा है और आपने हमारी दावत को कबूल किया, ये तो तीसरा शुक्रिया। और बहुत सारी जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं जिन पे आगे काम हो सकता है, ये चौथा शुक्रिया। और शुक्रिया जो है वो नंबर 5, 6 आगे इसी तरफ होते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के आपका शुक्रिया इसलिए कि फारसी डिपार्टमेंट से आपको एक मोहब्बत है, आप इससे जुड़े हुए हैं, और आपका कुल्ली तौर पर जो है वो हम ये शुक्रिया आइंदा भी अदा करते रहेंगे जब जब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाते रहेंगे। साथ ही साथ प्रोफेसर राजेंद्र कुमार साहब का, कि जिनकी शख्सियत जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ा रही है। और जाहिर सी बात है कि आपका नाम प्रपोज करना या इससे पहले खुतबा, वेबिनार, ये सारी चीज़ें, इससे पर्सनल डिपार्टमेंट को एक अच्छा बूस्ट मिला है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही आप जो है वो अपने आंगन से बाहर झांकने के लायक होते हैं। और ये सोच विजनरी आपकी जो है वो अप्रिशिएबल है, आपको बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही प्रोफेसर अली मशरफ खान साहब जो आपके जलसे, आज के जलसे की सदारत कर रहे थे, जाहिर सी बात है उन्हें भी जो है वो उस्तादी का दर्जा हासिल है बलराम शुक्ला साहब के कहीं। और ये अच्छी सोहबतों के नतायज ही हैं कि वो यादगार चीज़ें जो है वो ये हमेशा अपने याद रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं ऐसे असातिज़ा का जिक्र करते हैं और उनकी मोहब्बतों का और उनकी तनदेही और साथ ही साथ जो है वो मोहब्बत जो इनके तई और फारसी के तई और फारसी को फैलाने के तई और शोबे के तई है, वो सारी चीज़ें जो है वो शुक्रिया और लायक मुबारकबाद हैं। अपने डिपार्टमेंट के भी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया इसलिए कि आपकी वजह से ये मौका हमें भी मिला कि हमने शुक्ला साहब को सुना। कुल्ली तौर पर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।